हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी परमाणु की संरचना के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। और लास्ट सेशन में समभारिक समस्थानिक के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त। ओके, तो हमने इस जो पूरा चैप्टर है हमारा, इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, कहाँ से लेकर एक छोटे से कण की अवधारणा को लेकर चले थे कि जो सारी हमारी आसपास चीजें दिखाई दे रही हैं, जिनको हम पदार्थ कह रहे हैं, जिनमें द्रव्यमान है, आयतन है, ठीक है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। और ये छोटे कण ऐसे होते हैं जिनको कि परमाणु कहा जाता है। फिर हमने कहा कि इस परमाणु की अवधारणा को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किया था, अलग अलग मॉडल प्रस्तावित। ओके, तो वो मॉडल्स हमने यहाँ पर देखे। उन मॉडल के आधार पर हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के परमाणु की संरचनाएं बनी कि किस प्रकार का आपका परमाणु होता है। जहां थॉमसन ने उस परमाणु को एक तरबूज की भांति बताया या फिर प्लम पुडिंग मॉडल की तरह बताया, वहीं पर रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम है तो उसका नाभिक है। ठीक है, यानी उस पूरे एटम में कोई सेंटर पॉइंट है जो कि बहुत द्रव्यमान जहां पर है और पॉजिटिव चार्ज जहां पर है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आए? उसके बाद आपके नील्स बोर आते हैं, और नील्स बोर कहते हैं कि वहां पर नाभिक में इलेक्ट्रॉन है और नाभिक में आपका प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के साथ साथ क्या है, न्यूट्रॉन भी। ओके, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर अलग अलग ऊर्जा स्तरों में पाया जाता है, जिनको क्या कहा गया, शेल यानी कि कोश कहा गया। ओके, तो इतने मॉडल हमने यहाँ पर पढ़े। इसके बाद सभी मॉडल में अपनी अपनी कुछ कुछ कमियां थी, जिनको कि उनके बाद आने वाला मॉडल क्या करता था, दूर करता था। ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या देखा कि अच्छा, परमाणु कुछ इस प्रकार है कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, किसके, नाभिक के, और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। वहीं से हमने तीनों में संबंध भी स्थापित किया कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान क्या है, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, वहीं पर परमाणु का क्रमांक क्या है। अब जिस तत्व के परमाणु की बात की जा रही है, उस परमाणु का क्रमांक क्या होगा, यानी कौन सा क्रम, कौन सा नंबर उसको दिया जाएगा, तो वो एटम का नंबर एटॉमिक नंबर कहलाया। और वो नंबर कौन डिसाइड करता था? वो नंबर आपका जितने प्रोटॉन उसमें उपस्थित है, नाभिक में जितनी प्रोटॉनों की संख्या है, वही आपका पूरे परमाणु के लिए परमाणु का क्रम। क्लियर है इतना? ये हमने देखा था। बाद में हमने बोला कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु हो सकते हैं कि जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होगा, लेकिन परमाणु का भार अलग अलग होगा। परमाणु के भार के अलग होने का मतलब है कि उसमें, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है, यानी प्रोटॉनों की संख्या वहां पर क्या हो रही है, समान हो रही है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या में किसी न किसी प्रकार की भिन्नता देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ही क्या हो रहा है, पूरे परमाणु का द्रव्यमान अलग। इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहा। फिर हमने क्या कहा कि समभारिक भी हो सकते हैं। अलग अलग परमाणु के जो आपके अलग अलग तत्वों के आपके परमाणु आएंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु का मतलब क्या है कि उनका परमाणु क्रमांक अलग हो जाएगा, लेकिन उनका परमाणु का भार समान है। ठीक है, तो जब परमाणु का भार समान होगा, उसका मतलब क्या है, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या दोनों के लिए भिन्न भिन्न होगी। इसी वजह से क्या हो रहा है, परमाणु का क्रमांक अलग हो रहा है, लेकिन परमाणु का भार समान हो रहा है। तो ऐसे तत्वों के परमाणु को क्या कहा जाता है, समभारिक कहा जाता है। क्लियर है? तो इतना हमने पूरा इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में समझा। और इसके बाद आज के सेशन में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू से। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको चॉइसेस मिलेंगी, क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, और उस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 3 या 4 ऑप्शंस मिलेंगे। उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वही आपका क्या होगा, उत्तर। क्लियर है? यही होता है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉन्फिगरेशन
इन द Mg एटम। Mg एटम क्या है आपका? Mg एटम है मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नीशियम के लिए क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो इससे क्या समझ में आता है बच्चों? इससे समझ में आता है कि मैग्नीशियम में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो आपको बताएं। ठीक है, जीजीआईसी बाग वाला, जीजीआईसी गैर सैंड। बच्चों आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। ओके, वेरी गुड। तो बच्चे नोट करेंगे साथ साथ, और कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेंगे। ओके, जल्दी से क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए, तो Mg आपका क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक है, इस मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैंने आपको बोला था आपको 20 तक कम से कम सारे जो आपके पीरियोडिक टेबल के पहले 20 जो आपके तत्व हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। उनका परमाणु का क्रमांक, परमाणु का भार, उनके सिंबल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा था मैग्नीशियम जो आता है वो आपका 12 नंबर पे आता है। ठीक है, 12 नंबर पे आता है। 12 इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, 12 परमाणु क्रमांक के आधार पर आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग शेल में भरेंगे। इलेक्ट्रॉन शेल में किस प्रकार भरे जाते हैं देखते हैं। पहला आता है आपका नाभिक। ये नाभिक में क्या होंगे बच्चों? जैसे हमने एटॉमिक मॉडल पढ़े उसके अनुसार नाभिक में कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हमने मिला करके न्यूक्लियॉन्स कहा है। हम कह रहे हैं वहां पर सिर्फ धनावेश है। जीजीआईसी बुग्गा वाला बच्चों बैठ जाएंगे अपनी सीट पर और नोट करेंगे अच्छे से। तो क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नाभिक में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, और पूरे जो परमाणु का द्रव्यमान है ना, वो इस नाभिक पर ही निर्भर कर रहा है। इस नाभिक के चारों ओर क्या है? कक्षाएं हैं। ये आ गई आपकी पहली कक्षा के, दूसरी आ गई एल, तीसरी आ गई एम, चौथी आएगी एन, ओ, पी। इस प्रकार से आपकी क्या बनेंगे? कोश बनेंगे। ठीक है, ये कोश बन रहे हैं। हमने किसका करना है? मैग्नीशियम का करना है, जिसका परमाणु क्रमांक हमने बता दिया है कितना है? 12 परमाणु क्रमांक है। इस 12 परमाणु क्रमांक के आधार पर हम क्या बोलेंगे कि 12 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं लिखा गया है, सिर्फ क्या लिखा है? Mg लिखा है, यानी उदासीन है आपका परमाणु। उदासीन का मतलब क्या होता है? ना तो बच्चे इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, ना इसने इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण किया है। अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता तो इसमें निगेटिव चार्ज आ जाता। तो ना तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं। दैट मीन्स कि इसके ऊपर ये क्या है? परमाणु क्रमांक का मतलब 12 है, प्रोटोनों की संख्या 12 है। लेकिन जब हम उदासीन बोल रहे हैं, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो उस केस में परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ओके, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। क्लियर है? हम कह रहे हैं यहाँ पर जो भी कोश होता है उस कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते थे हमने पढ़ा था कि अगर आपका कक्षक है उसके लिए 2n² का फॉर्मूला हम लगाते थे। ठीक है, 2n² का फॉर्मूला क्या बताता है बच्चों? जीजीआईसी गैर सैंड, ध्यान से सुनेंगे। के यानी पहली कक्षा ये वाली, उसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। n इज इक्वल टू, फॉर दिस n इज इक्वल टू 1। ठीक है, n का मान 1 है, इस n का मान 1 हम यहां रखेंगे 2n² में, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा गया 1 का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जो 2 ही होगा। तो यानी के में पहली जो कोश है ना बच्चे,
उसमें आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 12 में से आपके कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन पहली कोश में, तो यानी 2। ठीक है, पहली कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे आपका कोई भी तत्व हो। क्यों? क्योंकि उसमें पहली कोश यानी K वाली, दूसरी कोश L, तीसरी कोश M, चौथी कोश N, O, P, Q, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। सबके लिए इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2n² के फॉर्मूले से, बस फॉर्मूला यही है सबके लिए। n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। K यानी कि पहली शेल के लिए आपने n की वैल्यू कितनी रखी? 1 रखी। वहीं पर L के लिए आप n का मान, क्या कहा मैंने? L के लिए n का मान कितना रखेंगे? 2 रख देंगे। क्यों? ये दूसरी शेल आ जाएगी। अब m के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप कहेंगे L के लिए बराबर 2n² लगाओगे ना, 2n² से फॉर्मूले से क्या पता चलेगा? कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वहां पर रह सकते हैं। 2n² में n की वैल्यू L के लिए कितनी हो जाएगी? 2। ये क्या बता रहा है? दूसरे नंबर की शेल है। इस दूसरे नंबर की शेल में, कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो कितने आ सकते हैं? 2n² से निकाल लो। 2 इंटू n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 4 गुणा 2 कितना हो गया? 8। यानी अब जो सेकंड शेल है उसमें आ सकते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहली बात है कि एमसीक्यूज को समझने का सबसे बेसिक जो रूल होता है वो ये होता है कि आपको यहाँ जो भी सही लग रहा है उसको पिक करिए कि ये सही हो सकते हैं, और जो ऑड इन आउट करते हैं ना, ऑड वन आउट, जो गलत लग रहा है उसको पहले ही हटा लो। तो पहले ही हमारे पास आंसर आ गया था कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 कहाँ पर लिखा गया है? सिर्फ इसी में लिखा गया है, स्टार्टिंग में सबसे पहले 2 का मानिए, तो यानी यही सही हो सकता है, यहाँ कहीं और 2 नहीं है। लेकिन हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ये क्या कह रहा है कि सेकंड शेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब 12 में से 2 यहाँ चले गए, अब कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। 10 में से 8 आएंगे यहाँ। अब 8 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए इस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कौन सी शेल भरी जाएगी? एल कह रहा है मेरे पास 8 ही रह सकते हैं, 8 से कम रख लो अगर तुम्हारे पास कम है। ठीक है, मैग्नीशियम से पहले जो आएगा और जितने भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उनके लिए सेकंड शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा तुम नहीं रखोगे एल में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद एम वाली शेल, इसमें भी क्या करेंगे? 2n² का फॉर्मूला। इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तीसरे नंबर का शेल है ना, तीसरे नंबर का कोश है, तो n की वैल्यू हो गई 3। तो 2n² में 2 इंटू आपका 3 का स्क्वायर। क्लियर है? 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया? 80। क्लियर है? तो यानी अब m क्या कह रहा है? m कह रहा है मैं परमाणु की तीसरे नंबर की कोश हूं और मेरे पास आप अपने 18 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 18 से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन मैग्नीशियम के पास कितने बचे हैं? उसके पास तो 12 इलेक्ट्रॉन थे। 12 में से उसने 2 पहली शेल में रख दिए, 8 उसने दूसरी यानी कि एल वाली शेल में रख दिए। अब कितने बचे? 2 और 8 10 हो गए, 2 ही तो बचे। तो लास्ट शेल में कितने आ गए उसके? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2। ठीक है, तो आपका इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या हो गया? 2 8 2, यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होगा? पहले तो आपको सबसे पहले सिंबल देखना। सिंबल क्या है? सिंबल मैग्नीशियम का है। जिस भी एलिमेंट का सिंबल होगा, आपको मैंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जो है स्टार्टिंग के एटलीस्ट 20-30 तक के एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं। उनका परमाणु का क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु का द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास या मास नंबर जिसे आप कहते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हैं बच्चे? आप इस पर चार्ज देखते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज अगर पॉजिटिव में है, दैट मीन्स कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया। अगर उसमें निगेटिव में चार्ज लगाया गया है, मैग्नीशियम निगेटिव बनाया गया है, दैट मीन्स कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा। जितने भी उसमें निगेटिव और पॉजिटिव होंगे उसके आधार पर आप बताएंगे कि कितने उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, किसने लिए। लेन देन हमेशा इलेक्ट्रॉनों का होता है। क्यों? क्योंकि वो नाभिक से बाहर है।
जो नाभिक के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो कहीं नहीं जाता है, वो टाइटली बॉन्डेड होता है नाभिक के साथ। लेकिन ये बाहर घूम रहे हैं ना, ये इधर उधर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, यही जाएंगे, इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रॉन जाएगा, निगेटिव चार्ज जाएगा, ऋणावेश जाएगा तो धनावेश में वृद्धि होगी। इसीलिए एटम से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। वहीं पर जब आपका यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो ऋणावेश में वृद्धि होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना तो क्या आता है, ऋणावेश, जो आप आयंस बनाते हैं तो उसमें निगेटिव आयन आता है ऊपर। क्लियर है? तो यहाँ पर सिर्फ हमने वितरण देखना था, होपफुली वो आपको समझ आ गया होगा। पहली शेल में 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। हाइड्रोजन के केस में एक ही रहता है इलेक्ट्रॉन, तो बेचारा है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही रखता है। उसके अलावा कोई और तत्व जब किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसके पास एक ही है तो के में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन मैक्सिमम 2 रह सकते हैं। एल की बात कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। 8 से ज्यादा नहीं रखोगे। 8 के बाद आपने क्या किया, तीसरी शेल बना ली ना, क्योंकि एल कह रहा है मेरे पास 8 से ज्यादा नहीं रखेंगे। के क्या कह रहा है, मेरे पास 2 ही रहेंगे, इसलिए तुम 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास रख लो, लेकिन बाकी के इलेक्ट्रॉन के लिए नेक्स्ट शेल से बात करो। तो उन्होंने एल से बात की, एल ने कहा मैं 8 ही रखूंगा, 8 से ज्यादा नहीं रखूंगा। उसने 8 रखे, 8 के बाद 2 बच गए तो उसने क्या कहा, तीसरे वाली शेल को दे दो, मैं तो नहीं रखूंगा। फिर उसने एम से बात की कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इनको रख लीजिए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, या वितरण जिसे आप कहते हैं, ये हो गया किसके लिए, मैग्नीशियम के एटम। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो गया, 282, यानी के में आपके 2, एल में आपके 8, एम में आपके 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के परमाणु में होते हैं। क्लियर है? तो इतना आपको होपफुली समझ आ गया होगा, जीजीआईसी बुग्गा वाला, जीजीआईसी गैरसैंड। क्लियर है इतना? हैंड रेज करेंगे। वेरी गुड। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीजीआईसी बुग्गा वाला बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, पीछे गर्ल्स खड़ी हो रही हैं। जीजीआईसी गैरसैंड की गर्ल्स बहुत अच्छे से सुन रही हैं, नोट कर रही हैं। वेरी गुड बच्चे। जीजीआईसी बुग्गा वाला आपको भी बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो आप पूछ लेंगे। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ। यानी रदरफोर्ड ने जो अल्फा प्रकीर्णन किया था और उस प्रकीर्णन के बाद किस चीज की खोज हुई। ठीक है, रदरफोर्ड से पहले कौन आए थे, थॉमसन जी आए थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई, डाल्टन ने बोला कि सूक्ष्मतम है, इनडिविजिबल है, ऐसा तो कोई पार्टिकल है कहाँ पर, परमाणु के अंदर, या परमाणु ही वो पार्टिकल है। लेकिन रदरफोर्ड के बाद जब थॉमसन आए तो थॉमसन ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप तरबूज देखो, तरबूज सब लोग खाते हैं, जैसा तरबूज है वैसा ही परमाणु है। तरबूज में लाल खाने वाला भाग यानी कि परमाणु में धनावेश, तरबूज में काले जो बीज हैं यानी कि परमाणु में आपका ऋणावेश। इस तरह से उन्होंने उसको रिजेंबल किया दोनों को। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश तो बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट स्थिति तुमने नहीं बताई कि किस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, प्रोटॉन किस प्रकार है। तो कैथोड रे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट ये पहले हो चुके थे। इसके बाद रदरफोर्ड ने कहा ये तो बहुत सस्ता सा है कि आपने तरबूज देख लिया और तरबूज के आधार पर परमाणु को बता दिया। मैं थोड़ा महंगा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं गोल्ड की फॉइल लाता हूँ, कोई एक रेडियो एक्टिव सोर्स लूंगा, उससे अल्फा पार्टिकल डालूंगा सोने की पन्नी पर, और क्या होगा उसके बाद ऑब्जर्वेशन निकालूंगा। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि ज्यादातर परमाणु का भार खाली, क्यों, क्योंकि उससे अल्फा पार्टिकल सारे पार हो गए थे, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था। और फिर उन्होंने कहा बीच में पूरे परमाणु के सेंटर पॉइंट में कहीं तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान है। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला, पूरा परमाणु मान लीजिए जैसे कि क्रिकेट का ग्राउंड होता है, स्टेडियम होता है ना, और उसके बीच में रख दीजिए क्रिकेट की ही बॉल। तो क्रिकेट की बॉल के साइज और उस पूरे स्टेडियम के साइज में कितना बड़ा डिफरेंस है। यानी इसी तरीके से परमाणु और परमाणु के नाभिक के, उन दोनों के साइज में भी डिफरेंस आता है। ठीक है, वहीं पर रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने उस क्रिकेट की बॉल स्टेडियम के अंदर यानी नाभिक का खोज की थी। उन्होंने बताया कि पूरे परमाणु के
केंद्र में, बीच में एक जगह ऐसी होती है जहां पर धनावेश पाया जाता है और उसको, उस परमाणु का क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और जब उन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स डाले थे सोने की पन्नी पर, तो उन्होंने क्या देखा था कि कुछ पार्टिकल उस पॉजिटिव पार्ट से टकरा करके डिफ्लेक्ट हो रहे थे या वापस आ रहे थे अपने मार्ग। ओके, क्लियर है। तो रदरफोर्ड ने क्या खोजा, वही जो उन्होंने सोने की पन्नी पर, इस प्रकार सोने की पन्नी में एटम समझ लीजिए एक, इस एटम में कोई तो सेंटर पॉइंट था, ये सेंटर में था, केंद्र में था, जिसको क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। ठीक है, बीच में था, नाभिक कहा गया था। और उन्होंने क्या कहा, इस नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है, यानी कि आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि धनावेश। क्लियर है। और इस नाभिक का जो आयतन होगा ना, वो उन्होंने कहा पूरे परमाणु की आयतन की तुलना में बहुत कम होगा। तो आपको दिख रहा है ना, परमाणु तो कितना बड़ा है, ये सर्कल कितना बड़ा है, लेकिन नाभिक कितना छोटा है। तो यही उन्होंने बताया। ओके, चलिए ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, क्या उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की खोज की? नहीं, इलेक्ट्रॉन को तो किसने खोजा था, जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि थॉमसन ने, जे थॉमसन या जे थॉमसन जिन्हें आप कहते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन उन्होंने खोजा था, लेकिन आपके एनोड रे एक्सपेरिमेंट में खोजा था, अल्फा स्कैटरिंग में नहीं। न्यूक्लियस इन द एटम, यस, नाभिक को उन्होंने खोजा था। एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक मास जैसा उन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो आपका आंसर क्या हो गया, न्यूक्लियस इन द एटम, यानी परमाणु के अंदर नाभिक की खोज की गई थी। ठीक है, परमाणु में नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियस आपका क्या होता है बच्चे, नाभिक होता है, जिसमें बाद में बोहर ने बताया कि नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन नहीं है। अभी रदरफोर्ड सिर्फ प्रोटॉन लेके चले थे, लेकिन बोहर ने बोला कि प्रोटॉन के अलावा भी एक और पार्टिकल है वहां पर, जिसको क्या कहा गया, आपका न्यूट्रॉन कहा गया। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए ये क्वेश्चन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसमें, इन एन एलिमेंट एक्स। कोई एलिमेंट है आपका एक्स, कोई तत्व है एक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई गई है, जो कि कितनी है आपकी, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन उसमें है। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 16 है। तो एक दो चीजें लिख लीजिए पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूं, तो आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, 15 है, 15 है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15। और आपको पता है, क्योंकि सिर्फ एलिमेंट एक्स लिया गया है, दैट मीन्स कि उदासीन परमाणु होगा। उदासीन का परमाणु यानी, पहले भी समझाया फर्स्ट क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हुआ है कोई, ना इलेक्ट्रॉन गया है एटम से बाहर, ना कोई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आया है। तो उस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू Z, यानी कि परमाणु के क्रमांक के बराबर। ठीक है, क्या कहा मैंने, किसके लिए, उदासीन परमाणु के लिए, यहां पर लिख लेंगे, न्यूट्रल एटम के लिए। बच्चे, किसी उदासीन परमाणु के लिए जितने उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं ना, उतने ही प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं उस परमाणु में, और वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं Z, यानी कि परमाणु का क्रमांक। ठीक है, और क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, और दिया है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या वहां पर कितनी है। तो बच्चे, न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 16 है। ओके, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 16 है। अब हमने इससे पहले वाले सेशन में क्या पढ़ा, इससे पहले वाले सेशन में हमने फॉर्मूलेज देखे थे। कौन कौन से फॉर्मूला देखा था, हमने परमाणु द्रव्यमान का सूत्र देखा था, और साथ ही परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। यहां पर हमें वही देखना है, हमें क्या बताना है, हमें रिप्रेजेंटेशन करना है एलिमेंट का। और एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार करते थे, एक्स जेड ए के फॉर्म में करते थे। ठीक है, जहां एक्स क्या बताता था, ये एक्स बताता था आपको कि कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का सिंबल, प्रतीक। ठीक है,
आपके तत्व का प्रतीक होता है X, वो चेंज होता रहता है। ऑक्सीजन के लिए O आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए H आ जाएगा, कार्बन के लिए C आ जाएगा, नाइट्रोजन के लिए N आ जाएगा। क्लियर है? वहीं पर ये Z आपको क्या बताता है? ये बताता है एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु का क्रमांक। ठीक है, ये परमाणु का क्रमांक क्या होता है बच्चे? उदासीन परमाणु के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और उदासीन परमाणु के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? Z का मतलब क्या है? परमाणु का क्रमांक, और जब उदासीन है आपका परमाणु तो परमाणु का क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी Z की वैल्यू यहां पहले ही दी गई है, कितनी? 15 हो जाएगी। क्लियर है? अब क्या निकालना है? A निकालना है हमें, और X तो हमें बताया ही है कि एलिमेंट क्या है? X है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, हम नीचे सिंबल लिखते हैं और सिंबल के नीचे उसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, जितने उसमें प्रोटॉन है। उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वो हम नीचे लिखते हैं सिंबल से पहले, और सिंबल के ऊपर A लिखा जाता है। A आपका होता है एटॉमिक मास या परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, और यहां पर लिख लीजिए परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, ये अलग से लिख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान A बराबर होता है आपका प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर है? परमाणु का द्रव्यमान क्या है? हमने क्या बताया था इससे पहले? रदरफोर्ड ने बोला पूरे परमाणु का द्रव्यमान यानी नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ऐसा नील्स बोहर ने कहा। ठीक है, तो उनके अनुसार प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या का मतलब क्या है? उस पूरे परमाणु का द्रव्य। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? जितनी इस उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? आपकी 50। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल देंगे प्रोटॉनों की संख्या 15, और आपने पता है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 16। तो 15 प्लस 16 कितना हो गया? 31। यानी ये किसकी वैल्यू है? A की वैल्यू है। Z की वैल्यू आपने यहाँ पर बता दी है 15। अब आपको रिप्रेजेंट करना है एलिमेंट। एलिमेंट का सिंबल ऑलरेडी दिया गया है, क्या है? आंसर यहाँ पर है आपका। एलिमेंट का सिंबल आपको पहले ही दिया गया है। एलिमेंट का सिंबल क्या है? X है, तब तो आपको बताया गया है X। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उन्होंने क्या बोला है? 15 है, यानी उदासीन परमाणु है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब आपके प्रोटॉनों की संख्या, तो दोनों बराबर यानी कि 15। तो Z की वैल्यू जो आप यहाँ पर लिख रहे थे ना, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 15। तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। ओके, क्लियर है बच्चों? और इसके ऊपर क्या आएगा आपका? यहाँ पर A की वैल्यू आएगी, यानी परमाणु का द्रव्यमान। ये X एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 15 है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जितने उसमें प्रोटॉनों की संख्या है, यानी क्योंकि उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी है तो वो 15 हो गई, और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बताई गई है 16, तो 15 में हमने 16 जोड़ दिया है, कितना आ गया? 31, यानी 31। तो A की वैल्यू 31, तो वो A हम यहाँ लिख देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इस क्वेश्चन के अनुसार इस एलिमेंट। ठीक है, तो कैसा तत्व है? ऐसा तत्व है जिसके लिए Z यानी परमाणु क्रमांक 15 है और परमाणु भार क्या है? 31। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वो कर ले जाएंगे, और लास्ट सेशन में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जहां पर हमने क्या कैलकुलेट किया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपका परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, इन फॉर्मूला से वो हमने सीखा। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे। GGIC बुग्गा वाला, GGIC गैस है। बच्चे समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? हैंड रेज करेंगे अगर समझ आ रहा है तो। वेरी गुड, तो जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, साथ साथ नोट करेंगे कुछ पॉइंट्स। ठीक है,
तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थी पूरी, तो हमने इसको डायरेक्ट कैलकुलेट किया है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास तो वहां पर आप इसी तरीके से अपने जितने भी फॉर्मूला यानी सूत्र आपने पढ़े हैं उनके आधार पर आप आराम से उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक्स दिया था, सिंबल हमें पता है एक्स है, और क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन बताए गए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बोला, उदासीन परमाणु में जहां पर, क्योंकि एक्स पर ना उन्होंने पॉजिटिव चार्ज लगाया है ना नेगेटिव चार्ज लगाया है, तो जब एक्स न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उस केस में जितने बच्चे उसमें प्रोटॉन है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो यानी जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं उतने ही प्रोटॉन, और प्रोटोनों की संख्या ही क्या होती है, परमाणु का क्रमांक होती है, जिसको हमने Z से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है। और A जो आपका परमाणु का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी वजन। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान कहाँ है, नाभिक में, केंद्र में है, परमाणु के सेंटर में। ठीक है, सारा भार वही है, तो वहां पर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो है, तो दोनों की संख्या को जोड़ लीजिए, वो आपका परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्या निकाल लिया, जो रिप्रेजेंट कर लिया इस एलिमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट, किसी भी तत्व के लिए निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने अभी तो इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा ना कि आपके परमाणु का क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु का क्रमांक। ठीक है, और जो ये एटॉमिक मास दिया गया है ना थर्ड में, ये होता है परमाणु का द्रव्यमान यानी भार जिसे आप बोलते हो। क्लियर है। और नंबर जहां दिख रहे हैं, नंबर मतलब संख्याएं, संख्याएं क्या होती है 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई उसमें आपकी यूनिट नहीं एक्स्ट्रा लगाई गई है, नंबर है सारे। ओके, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु का क्रमांक क्या होता है, मैंने आपको बताया परमाणु का क्रमांक कुछ नहीं होता, जितने उसमें प्रोटॉन है वो होगा, और अगर उदासीन है परमाणु तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है वो होगा। तो यानी परमाणु का क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन एन न्यूट्रल एटम। ओके, इन अ न्यूट्रल एटम। क्लियर है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो ऐसा तो नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉनों की संख्या जोड़े तब आपका परमाणु क्रमांक बनता है। दूसरा है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर यानी यही परमाणु का द्रव्यमान जिसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर वही होता है जो हमने परमाणु द्रव्यमान जिसे कहा। ठीक है, या द्रव्यमान संख्या भी इसे कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या है कि जितना आपका नाभिक में चीजें हैं, क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो है, दोनों की संख्या को प्लस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा। तो यानी ये वाला ऑप्शन तो सही है। सही है ना, ऊपर वाला सही नहीं है। क्यों, क्योंकि परमाणु का क्रमांक मतलब सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या होता है, पर इसने तो इलेक्ट्रॉन भी जोड़ दिए, तो ये गलत है। थर्ड है आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो नहीं होता। ठीक है, एटॉमिक मास, तो ये भी गलत है क्योंकि एटॉमिक मास तो यही होता है जो मास नंबर जिसे हम बोलते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि परमाणु का जो क्या होगा, क्रमांक होगा, वो उसमें पाए जाने वाले जितने प्रोटॉनों की संख्या है उनके बराबर होगा। और जब आपका पूरा परमाणु उदासीन है तो वो किसके बराबर होगा, ये उदासीन परमाणु के लिए उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। क्लियर है। तो बच्चे ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। तो आपको आगे ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट आपको बताया गया है कि पहला और दूसरा सही होगा, बी आपका है पहला और तीसरा सही होगा, सी है आपका कि सेकंड और थर्ड सही होगा, और डी है आपका कि सेकंड और फोर्थ सही होगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि कौन सा सही है, सेकंड और फोर्थ सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है ना, समझ गए। तो इस प्रकार से ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस प्रकार किए जाते हैं। पहले आपको कुछ और दिया गया, इन सूत्रों के आधार पर आप इन कंक्लूजन से पहुंचते हैं, और इनके आधार पर आपका आंसर डिसाइड होता है कि आपका आंसर क्या है। क्लियर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। और ये आपके फॉर्मूलाज हो गए। पहला फॉर्मूला ये, इनको ध्यान रखना, ये मैंने लास्ट सेशन में कराए थे, और दूसरा ये, बस ये ध्यान रखते हैं आप, ये दो मेन फॉर्मूला है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक मॉडल हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर द इयर्स, अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बच्चे आपने बहुत सारे परमाणु के मॉडल पढ़े, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि नीचे आपको कुछ परमाणु के मॉडल बताए गए हैं, आपको उनको उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, ईयर वाइज लगाना है। जो सबसे पहले आया है उसको पहले बताना है, उसके बाद जो उसके बाद नेक्स्ट आया है उसको, फिर जो उसके बाद आया है, इस तरीके से। तो आपने यहाँ पर 3 मॉडल पढ़े, किस किस का पढ़ा, रदरफोर्ड का पढ़ा, बोहर का पढ़ा और थॉमसन का पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने तरबूज का मॉडल पढ़ा, जो किसने दिया, थॉमसन ने दिया। फिर हमने क्या कहा, गोल्ड की फॉइल ली, किससे, रदरफोर्ड ने, तो दूसरा मॉडल किसका हो गया, रदरफोर्ड का। तीसरा, जब नील्स बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स पे पाए जाते हैं, ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं अलग अलग, तो तीसरा किसका हो गया, बोहर। तो सबसे पहले आया थॉमसन, देन रदरफोर्ड, देन आपका नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, थॉमसन, बोहर, 3 एटॉमिक मॉडल दिए गए हैं। आपको ऑर्डर बताए गए हैं, क्या सबसे पहले रदरफोर्ड का आया, फिर थॉमसन का आया, फिर बोहर का आया, नहीं, ये गलत है। सेकंड, थॉमसन सबसे पहले आया, उसके बाद आपका ये थर्ड, ठीक है, पहले आपका थॉमसन आया, देन आपका बोहर आया, देन आपका रदरफोर्ड आया, ये भी गलत है। पहले आपका थॉमसन आया, देन आपका रदरफोर्ड आया, देन आपका बोहर का मॉडल आया, ये सही है। पहले आपका बोहर का आया, देन आपका थॉमसन, देन रदरफोर्ड, ये भी गलत, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही सही होगा ना। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रहा है कि सबसे पहले तो कौन आया, पहले सबसे पहले आए थॉमसन जी, उन्होंने तरबूज लिया, ये आपका एटॉमिक मॉडल है। फिर आए रदरफोर्ड जी, उन्होंने क्या कहा कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, उन्होंने सोने की पन्नी ली, उस पर अल्फा पार्टिकल डाले। तीसरा आया बोहर का मॉडल, बोहर के मॉडल में क्या था, एनर्जी लेवल्स बताए गए थे कि अलग अलग ऊर्जा के स्तरों में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, जिसको हमने KLMNO नाम दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो आंसर कौन सा आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, जो बता रहा है ऑर्डर क्या है कि पहले थॉमसन आए, फिर रदरफोर्ड आए, फिर बोहर का आए, का मतलब उनके एटॉमिक मॉडल उन्होंने प्रस्तुत की। ओके, चलिए, तो होपफुली इस सेशन में आपको सब समझ में आया होगा अच्छे से। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और इसी तरह के MCQs लेकर चलेंगे। होपफुली आप इतना इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, और बाकी हम आने वाले सेशन में, ठीक है। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।